नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा सवाल, क्या भारत चीन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है? इस बात को जानने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्या आज का भारत भी पश्चिम और पुराने भारतीय नेताओं की गलतियों को दोहरा रहा है? भारत ने चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की 17 से 18वें दौर की बैठकें की हैं, जहां चाइना ने हर चर्चा बिंदु को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वार्ता विफल रही। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है और भारतीय बाजार चीनी सामानों से अटा पड़ा है। क्या भारतीय नेतृत्व इस बात को नजरअंदाज कर रहा है या फिर सिर्फ समय की प्रतीक्षा कर रहा है? खैर, भारतीय नेतृत्व और सेना इस पहेली से वाकिफ है कि भारत किस स्थिति में है। कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की 27 मार्च 2023 को पुणे विश्वविद्यालय में कही गई बात से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था कि चाइना अब अमेरिका की जगह लेने की कोशिश कर रहा है और चाइना चाहता है कि वो ग्लोबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। और LAC परिस्थिति अभी भी अनिश्चित है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो दिन आता है तो क्या भारतीय सेनाएं चीन से लोहा लेने के लिए तैयार है? अब यहाँ पर दोस्तों भारत की मजबूरियां क्या हैं वो भी जान लो। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के अनुसार पिछले एक दशक में भारत के रक्षा खर्च में 50% की वृद्धि हुई है, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। हालांकि भारतीय रक्षा बजट का 53% यानी कि 53% वेतन और पेंशन में जाता है और केवल 23% नए सैन्य सामान की खरीद के लिए बचता है। वहीं चाइना का दोस्तों सैन्य बजट लगभग $225 अरब का है। हालांकि सिपरी के अनुसार चीन के पास सेना पर अपने नागरिक खर्च को छिपाने के कई तरीके हैं, इसीलिए एक अनुमान के मुताबिक बजट 25 से 50% ज्यादा या फिर 280 से 335 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। यानी चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से 3.5 से 4 गुना ज्यादा है। ये एक बड़ा अंतर है, लेकिन राहत की बात यह है कि चीनी नियंत्रण वाला क्षेत्र भारत के आकार का लगभग 2.9 गुना है। चीन 13 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और ये सभी सीमाएं विवादित है। चीन का 6 देशों के साथ समुद्री विवाद भी है, इसीलिए चीन की मजबूरी है कि वो हर समय सभी सीमाओं और समुद्र पर एक बड़ी सैन्य उपस्थिति बनाए रखे। अब बात करते हैं भारत के डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस फोर्सेस की। भारत के लिए सबसे बड़ी कमी रक्षा उद्योग है, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में और पिछले 7 दशकों में इस दिशा में निष्क्रियता का बोझ भारत को हमेशा सताता रहेगा। भारतीय सेना और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर भारत के कैग की 2023 की रिपोर्ट संख्या 6 के अनुसार कुछ बातें सामने आई, जिसमें बताया गया है कि मौजूदा तोपों को अत्याधुनिक तोपों से बदलने का काम पिछले 2 दशकों से धीमी गति से चल रहा है। तोपों के अधिग्रहण या फिर अपग्रेडेशन के 6 प्रस्तावों में से केवल 3 ही अनुबंधों में काम किया गया है। अक्टूबर 2007 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोरवा को 2 प्रकार के कार्बाइन बनाने का काम सौंपा गया था। स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण और एक सुरक्षात्मक कार्बाइन के साथ आयात के माध्यम से क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन बनाई जानी थी, लेकिन ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया तकनीकी हस्तांतरण के 17 साल बीत जाने के बाद भी गोला बारूद के स्वदेशी रूप से विकसित आर्मिंग डिवाइस का सफलतापूर्वक परीक्षण करने में असमर्थ रही। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की खरीद न होने के कारण 10 सालों से अधिक का विलंब हुआ था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 5.56 mm इंसास राइफल, 5.56 mm LMG और 9 mm ऑटो पिस्टल आदि का उत्पादन करते हैं, जिनकी विफलता का दर यानी कि फेलियर रेट 11 से 41% है। 2015 से 2020 के बीच सशस्त्र बलों से कोई मांग नहीं होने या फिर बहुत कम मांग के बावजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इन हथियारों का उत्पादन जारी रखा और 641 करोड़ रुपए के हथियार जमा किए। इस तथ्य को जानने के बावजूद कि भारतीय सेना अब 7.62 mm के हथियारों को अधिक घातक और अपने ऑपरेशनल कार्यों के लिए उपयुक्त मानती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने कोई प्रयास नहीं किया और भारतीय सेना को इन छोटे हथियारों का आयात करना पड़ा। यही हाल कुछ भारतीय नौसेना का भी चल रहा है। P-75 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी परियोजना को 1997 में मंजूरी दी गई थी। स्थानीय रूप से पनडुब्बी बनाने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर अक्टूबर 2005 में फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किए गए थे और भारतीय नौसेना को 2017 में अपनी पहली पनडुब्बी मिली। P-75I जो पनडुब्बी परियोजना है, इसकी कल्पना 1999 में की गई थी और 2010 में इसे मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। INS विक्रांत की कल्पना भी 2009 में की गई थी। 2022 में 13 साल के बाद इसे कमीशन किया गया और नए फाइटर जेट के अधिग्रहण में देरी के कारण 40 में 29 के KUB, जिनकी एवरेज सर्वाइबिलिटी 27 से 34% के बीच है, उन्हीं बेड़ों से काम करना पड़ रहा है।
और भारतीय नौसेना अभी भी FA-18 और राफेल M में से किसको चुनना है इस पर रुकी हुई है, लेकिन राफेल M को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर टेडबीएफ है वो 2026 में अपनी पहली उड़ान कर सकता है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के पास 2035 तक 440 जहाजों और पनडुब्बियों का बेड़ा होगा। इसी तरीके का हाल दोस्तों भारतीय वायुसेना का भी है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 31 यानी कि 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन्स है, जिनमें 3 MiG-21 स्क्वाड्रन 2025 तक रिटायर किए जाएंगे। MiG-29 भी चरणबद्ध तरीके से बाहर हो रहे हैं और 2029 से जागवार और उसके बाद मिराज 2000 को भी रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर कठोर कदम नहीं उठाए जाते तो स्क्वाड्रन्स की संख्या 30 से नीचे आ सकती है। इंडियन एयरफोर्स ने 40 तेजस मार्क 1, 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर्स का ऑर्डर दिया है। MK-1A के 2023 के अंत तक उड़ान भरने की संभावना है और HAL फरवरी 2024 से इनकी डिलीवरी शुरू करेगा और अगले 5 सालों में इनका ऑर्डर पूरा करने का वादा किया गया है। इसके अलावा MRFA जो कि 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट, वो अभी भी मामला जो है लंबित चल रहा है और तेजस मार्क 2 2027 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2030 में इसकी डिलीवरी किए जाने की संभावना है और इंडियन एयरफोर्स 106 तेजस मार्क 2 का ऑर्डर दे सकती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रमुख ने भी बताया था कि AMCA 2032 तक सर्विस में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि 2035 तक ये शामिल हो पाएगा। यहाँ तक कि अगर ये हासिल भी किए जाते हैं तो भारतीय वायुसेना के पास 2035 तक केवल 35 स्क्वाड्रन्स होंगे, जबकि चीन हर साल अपने बेड़े में 90 4.5 से 5 जनरेशन के विमान जोड़ रहा है, जो कि 2035 तक अपने बेड़े की ताकत को 90% न्यू जेन बनाता है और उसने 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें कि रेयर अर्थ एलिमेंट, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्र हैं जो किसी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार ही थी जिन्होंने 2006 में 73 स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रोड बनाने की योजना अपनाई थी। 2013 में भी उनकी सरकार ने सीमा क्षेत्र में 850 किलोमीटर नई सड़कों की योजना की घोषणा की थी और हवाई क्षेत्रों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। दुख की बात यह है कि सभी प्रस्तावों पर बहुत कम या फिर कोई प्रगति नहीं हुई। 2014 में दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई थी जो रॉयटर्स की तरफ से बताई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी से पहले की सरकारों ने जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचों की उपेक्षा की ताकि चीनी आक्रमण के खिलाफ एक प्राकृतिक बफर जोन बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों भारत यहाँ पर सब जानता है और अपनी तैयारियों के पीछे लग चुका है। 1 अप्रैल 2023 में भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेवाओं से आग्रह किया कि वे नए और उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों को सुसज्जित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। जरूरी हथियारों और टेक्नोलॉजी के साथ सशस्त्र बलों को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। भारतीय सेना दोस्तों आकाश वेपन सिस्टम, 12 वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, भारत निर्मित AK-203 राइफल, 84 CSAST ग्राउंड कॉम्बैक्ट वेपन, जोरावर लाइट टैंक और UAV प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय नौसेना 13 स्वदेशी रूप से विकसित लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज, 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिघट और स्कॉर्पिन सबमरीन वाक्षीर को शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय वायुसेना भी दोस्तों मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट उपकरण की 90 यूनिटें, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल करने, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एशॉर्ट रिटेलिएशन यानी कि समर सिस्टम और अन्य हथियारों को हासिल कर रही है। जहां तक बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भारत ने 2017 से 2022 के बीच चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमाओं तक सभी मौसम में पहुंच प्रदान करने के लिए 3,595 किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर 20,767 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें से 15,477 करोड़ अकेले भारत चीन सीमा के पास सड़क परियोजनाओं पर खर्च किए गए। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अक्टूबर 2022 में LAC के साथ 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2023 में 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लद्दाख में 8, जम्मू और कश्मीर में 4, अरुणाचल प्रदेश में 5, सिक्किम में 3, पंजाब, उत्तराखंड और 2 राजस्थान में। दोस्तों DRDO 73,942 करोड़ रुपए की 55 परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसे तीनों सेवाओं के लिए मिशन मोड पर रखा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए IIT खड़गपुर के साथ काम किया जा रहा है। इसके अलावा रोबोटिक्स और ऑटोनोमस प्रणालियों के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT रुड़की, सेंसर्स के लिए IIT मद्रास और ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए IIT हैदराबाद के साथ काम किया जा रहा है।
इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि आईडेक्स निजी उद्योगों के साथ 150 अनुबंधों पर काम कर रहा है। यहाँ पे अंत में यही कहना चाहूंगा कि भारत को यह ध्यान रखना होगा कि अभी तक भारतीय सेना के 45% उपकरण पुराने हैं, 41% उपकरण वर्तमान तकनीक के हैं और लगभग 12 से 15% उपकरण ही अत्याधुनिक है। भारत 2030 तक अत्याधुनिक श्रेणी के उपकरणों का 45% और मौजूदा तकनीक का 35% प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो सवाल बनता है कि क्या भारत चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर है हाँ भी और ना भी। हाँ, अगर भारत पर युद्ध थोपा जाता है तो उसके पास चीन को टक्कर देने के लिए बहुत सारी ताकतें हैं, वरना ताइवान के आक्रमण से चीन विचलित होने पर भारत को अक्साई चीन पर फिर से कब्जा करने का अवसर दिखाई देता है। और अगर हम कहते हैं नहीं, अगर भारत क्षमता को बढ़ाते हुए सीमा की स्थिति और घुसपैठ को अच्छी तरीके से प्रतिबंधित कर सकता है। गलवान घाटी की जो हिंसा हुई थी, जिसमें चीनियों को एक तगड़ा नुकसान हुआ था, अभी तक चीनी पीएलए सेना उसके घाव को ठीक नहीं कर पा रही। जब मैकमोहन रेखा को पार करने का प्रयास कर रहे पीएलए के 300 सैनिकों को भारतीय सेना के द्वारा भगाया गया और अपमानित किया गया था। दोस्तों, चीन एक घायल लकड़बग्गा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।